अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक नंबर 6 वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट, इससे पहले हमने लाइट को बड़ी डिटेल में स्टडी किया, लाइट की वेव नेचर को, लाइट की पार्टिकल नेचर को, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि लाइट डिस्प्ले ड्यूल नेचर, लाइट ड्यूल नेचर अपनी शो करती है। मीन के चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसके अगर चैप्टर नंबर 9 को देखें तो उसमें हमने लाइट को एज अ वेव स्टडी किया, और अभी हमने इसी चैप्टर 19 के अंदर लाइट के जो स्टार्टिंग के टॉपिक स्टडी किए उसमें हमने लाइट को पार्टिकल नेचर के तौर पे स्टडी किया। लेकिन इसके साथ नेक्स्ट जो एक चीज़ नई हम स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर किसी मैटर की बात की जाए, अगर किसी पार्टिकल की बात की जाए, अब पार्टिकल तो हमें यही लगेगा कि एक पार्टिकल नेचर शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई आपके पास एक क्रिकेट बॉल है, तो हम तो उसको पार्टिकल कंसीडर करेंगे क्योंकि वो अपनी पार्टिकल नेचर शो करता है। और अगर हमें कोई कह दे कि ये जो आपके हाथ में ये जो बॉल है ये वेव नेचर भी रखता है, तो हम तो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और ना ही क्लासिकल फिज़िक्स इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है कि हमारे हाथ में जो बॉल है या जो क्रिकेट बॉल है वो वेव नेचर भी रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो कि पार्टिकल हैं, पार्टिकल वेव नेचर रखते हैं, इस बारे में जो कॉन्सेप्ट एक डी ब्रॉगली साइंटिस्ट था जिसने इस बारे में कॉन्सेप्ट दिया, और फिर उसने इस चीज़ को प्रूव भी किया कि वाकई जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर रखते हैं। हमने लाइट के बारे में स्टडी किया कि लाइट है जो वो बेसिकली वेव नेचर शो करती है। ये चीज़ें तो हमने पढ़ी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 में, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये 3 टॉपिक हमने स्टडी किए लाइट की वेव नेचर के लिए। और अभी हमने रिसेंटली इसी चैप्टर में लाइट की जो पार्टिकल नेचर है उसको देखने के लिए हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन को स्टडी किया। ठीक है, जिसमें हमने बड़ी डिटेल में ये चीज़ सीखी कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की पार्टिकल नेचर को शो करता है। उससे थोड़ा सा और एक मजबूत जो एविडेंस के तौर पे हमने कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी किया। उसके बाद हमने कॉम्पटन इफेक्ट में देखा कि हम जो एक्स रेज़ हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्स रेज़ के फोटॉन यूज़ करते हैं। पेयर प्रोडक्शन में हमने गैमा रेज़ के फोटॉन्स को यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो लाइट की पार्टिकल नेचर थी उनको हमने इन फिनोमिनास के अंदर स्टडी किया। लेकिन इसके बाद जो एक नया सवाल उठता है वो ये उठता है कि मैटर लाइक पार्टिकल, पार्टिकल है जो वो अपनी पार्टिकल नेचर तो शो करता ही है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर और उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया है। उसमें हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो इलेक्ट्रॉन है लाइक अ पार्टिकल बिहेवियर अपना करता है। लेकिन क्या वो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या इसके अलावा नेचर के अंदर जो पार्टिकल मौजूद हैं, क्या उनके अंदर वेव नेचर एग्जिस्ट करती है? ये एक बहुत अहम सवाल था जिसको एक साइंटिस्ट डी ब्रॉगली जिसने इसको सॉल्व किया, जिसने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया कि इन 1924 लुइस डी ब्रॉगली प्रपोज दैट वेव नेचर ऑफ मैटर पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल था उसकी वेव नेचर को प्रपोज्ड करने वाला जो साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली 1924 के अंदर उसने इस चीज़ को देखा। और उसने एक इक्वेशन जो बहुत फेमस इक्वेशन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, यानी कि ये मोमेंटम हम इसको कंसिडर करते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर मोमेंटम, और मोमेंटम को हम लिखते हैं मैस इनटू वेलोसिटी के साथ। स्टूडेंट, अब देखें कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है ये किसी पार्टिकल की वेव नेचर को शो करने जा रही है, और ये जो मैस है ये उस पार्टिकल की पार्टिकल नेचर को शो करेगा। ठीक है, इसको देखने के लिए मैंने साइड पे ये इस इक्वेशन को सॉल्व किया कि डी ब्रॉगली इक्वेशन बेसिकली बनती कैसे है। उसके लिए ये दो इक्वेशंस हमें पता होना लाजमी है। ये बेसिकली एनर्जी की दो इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लिखते हैं पार्टिकल के लिए। ठीक है, जब किसी पार्टिकल की जो एनर्जी है उसको स्टडी करना हो तो हम उसके लिए ये इक्वेशन लिखते हैं। अगर किसी वेव नेचर को देखना हो तो उसके लिए हम, या वेव की अगर एनर्जी को देखना हो तो उसके लिए ये रिलेशन यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू एच एफ। अच्छा, अब अगर इस रिलेशन को देखा जाए इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर को, तो सी स्क्वेयर को अगर हम डॉट की फॉर्म में लिख लें तो ये एम सी जो कि बनता है मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है कि जो P इज इक्वल टू
एम वी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने जो वी वेलोसिटी है उसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंसिडर किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है E इज इक्वल टू पी डॉट सी। अच्छा, इसी तरह से हम उसी एनर्जी को दोबारा से यूज़ करेंगे और उसके लिए वेव के लिए इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल टू एच एफ, और इस एफ को हम रिप्लेस करते हैं सी ओवर लैम्डा के साथ। तो अब जो एनर्जी का रिलेशन बन रहा है E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब अगर हम इन दोनों एनर्जीज को कंपेयर करें, P डॉट सी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, और C को यहाँ से कैंसिल कर दें, तो ये इक्वेशन बनती है जिसको हम नाम देते हैं डिब्रोगली वेवलेंथ का, ठीक है। और डिब्रोगली इक्वेशन का भी इसको नाम देते हैं P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। मीन कि ये हमारे पास वेवलेंथ आ रही है और साथ में हमारे पास मोमेंटम आ रहा है, जिसको यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया। अब देखें कि दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पे वेव का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है इन द सेंस ऑफ वेवलेंथ, और साथ ही साथ हमारे पास मैस का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के जो मैस का वो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। अब हमें इस चीज़ के बारे में पता है कि जब हम किसी एक चीज़ की पार्टिकल नेचर को डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी जो पार्टिकल है वो दो चीज़ें, एक तो एक मैस अपना रखता है और उसके साथ साथ वो चार्ज भी रखता है अपना। लेकिन अगर वेव को देखा जाए तो वेव ना तो चार्ज रखती है और ना ही मैस रखती है। फिर दूसरा, अगर वेव और पार्टिकल में डिफरेंस देखा जाए तो अगर कोई दो पार्टिकल आपस में क्लूजन करते हैं तो उनकी क्लूजन के बाद या तो वो अपनी उसी डायरेक्शन के अंदर रिवर्स बैक चले जाएंगे, या टकराने के बाद किसी डायरेक्शन के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो वेव्स हैं इनको अगर देखा जाए तो ये तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना करती हैं। मीन कि अगर दो वेव्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बल्कि एक ही डायरेक्शन के अंदर दोनों मूव कर रही हैं, तो अगर वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना देंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ और पार्टिकल नेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर हम कोई एक पार्टिकल लें तो वो पार्टिकल के साथ वेव नेचर अपने अंदर कैसे रख सकते हैं, ठीक है। हमने जैसे देखा डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना या इंटरफेरेंस का फिनोमिना, उसमें क्या था कि लाइट जब बेंड होती थी किसी भी ऑब्स्टेकल से, तो उसके बाद लाइट बेंड होने के साथ साथ आगे फर्दर फैलना शुरू कर देती है, लाइट की वेव्स आगे फैलना शुरू कर देती हैं। तो अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर रखे तो इसका मतलब है कि उसको भी फैलना चाहिए। हम क्रिकेट बॉल की ही एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक क्रिकेट बॉल को पार्टिकल के बजाय हम वेव मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जो बॉलर है वो उस बॉल को फेंकेगा, थ्रो करेगा बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन के पास पहुंचते टाइम तक वो जो बॉल है वो तो एक्सपैंड हो जाएगी, वो तो उस बैट्समैन को भी मिल जाएगी बॉल, वो उस विकेट को भी टकरा जाएगी और वो फैलती हुई बाउंड्री तक भी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत स्ट्रेंज किस्म की एक नेचर देखने में आ रही है कि कैसे एक पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है और वेव नेचर भी शो कर सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि डी ब्रोगली ने कैसे एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को प्रूव किया। डी ब्रोगली ने दो एक्सपेरिमेंट किए, दो अलग से एग्जाम्पल हमें दी इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए। उसने फार्मूला वही अपना यूज़ किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। यहाँ पे जो मैस था उसने यहाँ पे बॉल का मैस लिया। कोई आपके पास एक बॉल है या कोई आपके पास कोई एक बुलेट है जो कि 20 ग्राम की एक बुलेट है, ठीक है। और उस बुलेट का मैस अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा 0.020 केजी। वेलोसिटी अगर उसकी 330 मीटर पर सेकंड हो, तो हम अगर फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करें, एच हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, और बाकी मैस और वेलोसिटी आपको दोनों गिवन है, तो इनको अगर पुट करें तो हमारे पास जो वेवलेंथ आती है वो आती है 1 × 10⁻⁻34। तो स्टूडेंट हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि इतनी शॉर्टर वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सके। आपने देखा कि हमने जो गैमा रेज पढ़ी थी उस गैमा रेज में भी हमने देखा था कि मैक्सिमम जो उनकी वेव लेंथ है वो 10⁻⁻15 मीटर के रीजन में लाई करती है। या फिर हमने एक्स रेज को देखा कि जो एक्स रेज होती हैं उनकी जो लाइट है वो 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में लाई करती है। अब इतनी जो छोटी वेवलेंथ है उसको तो मेजर करना इम्पॉसिबल है, और साथ कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं जिसकी वजह से हम उसको मेजर कर सकें। इसका मतलब ये है कि अगर ये 10⁻⁻34 आ रही है लेकिन है तो वेवलेंथ, तो इससे एक चीज़ हमें ये पता चली कि वो जो बुलेट है वो पार्टिकल नेचर तो रखती है
और साथ ही साथ वो वेव नेचर भी रखती है, लेकिन वो वेव नेचर इतनी स्मॉल है कि उसकी स्मॉल होने की वजह से जो उसकी पार्टिकल नेचर है वो डोमिनेंट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, और हम कंसीडर करते हैं कि जो बुलेट है वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। ठीक है, बुलेट या फिर आप जो कोई बॉल ले लें वो बिहेव करेगी एज अ पार्टिकल। साथ ही एक दूसरी एग्जांपल में डिब्रोगली ने हमें बताया कि अगर हम एक बॉल की जगह कंसीडर करते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को, बेसिकली अगर ये दोनों आप एग्जांपल्स देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये एग्जांपल जो हमारी है ये क्लासिकल फिज़िक्स से ली जा रही है। ये जो एग्जांपल है ये क्वांटम फिज़िक्स या मॉडर्न फिज़िक्स से ली जा रही है। ठीक है, तो मॉडर्न फिज़िक्स के तहत अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन का मास हमें गिवन है, उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, और फार्मूले के अंदर जब हम उसको पुट कर रहे हैं तो हमारे पास उसका जो आंसर है वो आ रहा है 7 × 10⁻⁻⁻10 मीटर। तो स्टूडेंट हमने तो ये पढ़ रखा है कि जो एक्स रेज होती हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 मीटर में लाई करती हैं। इसका मतलब है कि एक्स रेज तो ऐसी रेज हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं और इनकी जो वेवलेंथ है उनको भी मेजर कर सकते हैं हम। ठीक है, उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको बहुत से पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ तो तभी कर सकते हैं जब हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक बुलेट के बजाय एक इलेक्ट्रॉन को देखें जो कि एक अपनी पार्टिकल नेचर तो रखता ही है, लेकिन अगर उसकी वेवलेंथ हमें इस रीजन में मिलती है 10⁻⁻10 में, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है वो डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो वेव नेचर है वो डोमिनेंट हो जाएगी कि अगर इलेक्ट्रॉन इतनी वेवलेंथ रखता है। आप देखें, अगर इन दोनों वेवलेंथ्स को कंपेयर किया जाए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, यानी कि इनको तो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं जो कि इनको ऑब्जर्व कर सके, लेकिन ये तो एक बड़ी एनर्जेटिक जो रेज हैं इनको तो हम यूज़ में भी ला सकते हैं और इनकी जो वेवलेंथ है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी वेव नेचर को शो करेगा, लेकिन पार्टिकल नेचर तो वो अपनी रखता ही है, इसके साथ साथ वो अपनी वेव नेचर को भी यहाँ पे शो करेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी ड्यूल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। और इसकी इसी नेचर की वजह से नेक्स्ट फर्दर हम एक टॉपिक अनसर्टेनिटी का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी क्या होती है। अनसर्टेनिटी से मुराद कि अगर आप किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं तो उस टाइम पे उसका मोमेंटम आप एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, या अगर एक पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया उस टाइम पे आप उसकी उस टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं देख सकते। ठीक है, इसी वजह से कि वो ड्यूल नेचर रखता है हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ हम फर्दर आगे जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके अंदर स्टडी करेंगे। तो इसी पार्टिकल की जो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर की एक्सप्लेनेशन थी उसके ऊपर डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1929 के अंदर। ठीक है, इसके बाद इसी फिनोमिना को दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविसन एंड जर्मर। इन दो साइंटिस्ट ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में इनको भी ये चीज़ पता चली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूल नेचर रखता है। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये स्पेशल इसलिए नहीं था किया गया कि इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर को चेक किया जा सके, ये तो किसी और मकसद के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन उसके अंदर ये देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसको कुछ पोटेंशियल दे के उसके फिलामेंट से जो लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ से एमिट करवाया जा रहा है, और सामने एक निकल क्रिस्टल रखा गया है जिससे वो इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद किसी डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, और रिफ्लेक्ट बैक होने के साथ आगे यहाँ पे एक डिटेक्टर रखा गया और यहाँ पे इन आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी नेचर को चेक किया गया। लेकिन जब रिज़ल्ट मिले तो उनसे ये पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी जो वेवलेंथ आ रही है वो तो वेव नेचर की रीजन में आ रही है। जैसे हमने पढ़ा था कि एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 के अंदर लाई करती है। तो इस फिनोमिना का भी जो रिजल्ट आ रहा था वो कुछ इसी सेंस के अंदर आ रहा था। इसको दो तरह से कैलकुलेट किया गया, थ्योरेटिकली भी और एक्सपेरिमेंटली भी। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों साइंटिस्ट ने
जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला था उसी को यूज़ किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, और इसको यूज़ करते हुए उन्होंने देखा कि हम चेक करते हैं कि जो वेवलेंथ आती है वो किस रीजन में आती है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, एम वी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की, सेम वही इक्वेशन यहाँ पे रिपीट होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कुछ पोटेंशियल मिलेगा जिसकी वजह से वो कुछ पोटेंशियल गेन करने के बाद किसी एनर्जी के साथ, मीन के काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मूव करेंगे, किसी निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद किसी डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। तो हम उसी इक्वेशन को लेंगे, ठीक है, एम वी स्क्वेयर, ये 2 इधर साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों तरफ से एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, अंडर रूट लेने से हमारे पास ये एम वी का आंसर आ जाएगा, जिसको हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमारे पास अगर हम वैल्यूज़ पुट करें प्लांक्स कांस्टेंट की, 2 कांस्टेंट है, एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी जो वोल्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और वोल्टेज यहाँ पे देखा गया कि 54 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो पोटेंशियल था वो प्रोवाइड किया जा रहा था, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको लिख दिया गया, और इसका जो रिजल्ट आया वो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर में। तो देखें कि हमारा अभी जो आंसर हमने देखा था, जो डी ब्रॉगली ने देखा था या उसने प्रूव किया था, वो भी -10 की रेंज में आ रहा था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रहा है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीन के एक्स रेज की रेंज में आ रहा है। और इस चीज़ को देखते हुए अगर जो यानी कि वेवलेंथ का जो आंसर था वो 10⁻⁻10 की रेंज में आ रहा था, तो आपने जो फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की पढ़ी उसके 9th चैप्टर में आपने ब्रैग्स लॉ को पढ़ा था। वो ब्रैग्स लॉ बेसिकली क्या था, उसमें एक्सरेज को ही यूज़ किया गया था और उनकी डायफ्रैक्शन करवाई गई थी, ठीक है। एक्स रेज को यूज़ करके उनकी डायफ्रैक्शन करवाएगी, और डायफ्रैक्शन के थ्रू देखा गया कि जो लाइट है, जो एक्स रेज लाइट है, वो शो अप करती है अपनी वेव नेचर को, ठीक है। और सेम उसमें भी इसी तरह का आप देखें अगर, तो इसी तरह का एक सेटअप बना हुआ था जिसमें ये कोई एक निकल क्रिस्टल था और ये फिर आगे उसकी क्रिस्टल की लेयर्स हैं, ठीक है। फर्दर ये लेयर्स जब आपस में मिलती हैं तो एक क्रिस्टल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है। तो इन लेयर के दरमियान, इन दो लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग का भी नाम देते हैं। तो ब्रैग्स लॉ की जो इक्वेशन थी 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, अगर उसको यूज़ करके देखा जाए कि क्या ये हमारा रिजल्ट जो आ रहा है, ये रिजल्ट क्या ये करेक्ट है, तो उसको देखने के लिए हमने यूज़ किया ब्रैग्स इक्वेशन को, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। डी यहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जो कि ली गई यहाँ पे 0.91 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, m जो कि आपके पास ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस को शो करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर फ्रिंज हमारे पास अगर यहाँ से बने, बिकॉज के जीरो ऑर्डर फ्रिंज तब बनती है कि जब यहाँ पे लाइट टकराने के बाद बिल्कुल इस डायरेक्शन में पैरेलली यहाँ पे स्ट्राइक करे, ठीक है। लेकिन जब किसी इस पॉइंट पे या किसी इस पॉइंट पे हमारे पास यानी कि यहाँ से कोई यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है, तो उससे जो हमारे पास फ्रिंजेस का पैटर्न बनेगा उसमें m की वैल्यू 1 होगी। थीटा जो 65 डिग्री लिया गया, यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे वो टकराने के बाद, इस सरफेस से टकराने के बाद 65 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर रहे थे। तो इस वैल्यूज़ को जब फार्मूले में पुट किया गया तो फर्दर जो आंसर देखा गया वो दोबारा से लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर आ रहा था। मीन के जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो थ्योरेटिकल रिजल्ट के साथ बिल्कुल उसको वेरीफाई कर रहा था कि दोनों जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये अपनी पार्टिकल नेचर तो रखते ही हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद जो हमने उनका फाइनल रिजल्ट निकाला वो इस रेंज में आ रहा है, जो कि शो कर रहा है, ये रिजल्ट हमें ये चीज़ शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है। और इसी एक्सपेरिमेंट की बिना पर डेविसन और जर्मर को 1937 के अंदर जो नोबेल प्राइज़ इनके अंदर शेयर किया गया, ठीक है। ये नोबेल प्राइज़ इनको इसी बिना पे मिला था कि ये इलेक्ट्रॉन की जो ड्यूल नेचर थी उसको फर्दर एक्सप्लेन करने में इन्होंने और हेल्प की, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आपका टॉपिक था, ठीक है। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।